अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं फ़िज़िक्स का। जो हमारा फ़िज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर के अंदर मोशन एंड फोर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर मूव करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करेगा। जो फोर्स हम प्रोवाइड करेंगे वो फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस एंगल के साथ होनी चाहिए, इस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। और हम ये स्टडी करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के बाद जो मोशन जनरेट होगी वो मोशन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स किस लॉ के मुताबिक मूव कर रहा है, जिसको हम लोग लॉज ऑफ मोशंस का नाम देते हैं। हम उन लॉज को भी स्टडी करेंगे और लॉज को स्टडी करने के बाद मास और वेट का डिफरेंस भी हम चेक करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन चीज़ें जो पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद फोर्स से रिलेटेड जो लॉज हैं मोशन के, इनको हम स्टडी करेंगे। दैट हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन वी हैव, और फिर उन लॉज में हम किस किस किस्म की स्टडी करते हैं। इसके बाद मास एंड वेट, इसका डिफरेंस स्टडी करेंगे। मास और वेट के डिफरेंस को स्टडी करने के बाद अगर कोई बॉडी हैंग कर दी जाती है किसी स्ट्रिंग के साथ, तो उस सूरत में उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम टेंशन का नाम देते हैं। हम इसकी स्टडी करेंगे कि टेंशन किस किस्म की फ़ोर्स है, और अगर वो टेंशन किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं हम लोग बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो उसके हमारे पास कितने केसेस हैं और उन केसेस को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। ये इसके दो केसेस हैं हमारे पास, टेंशन के पुली केसेस कहलाते हैं ये, इनको हम स्टडी करेंगे। और इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल जो फोर्सेस लग रही हैं हम उनको स्टडी करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं। उसमें से एक फ़ोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी कहलाती है, उसको हम स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन के अंदर इसके यूजेस क्या हैं, इसके मिस यूजेस क्या हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन जनरेट हो रही है तो हम उस फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम हमारे पास मेन आर्टिकल्स हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हम इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसकी तरफ चलते हैं कि फोर्स क्या है और लॉज ऑफ मोशन क्या है। फोर्स बेसिकली कहा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, मूव कराने के लिए, डिस्प्लेस कराने के लिए जो एनर्जी हम लोग उस पर लगाएंगे उसको हम फोर्स कहेंगे। जनरली हम कह सकते हैं अ पुश और पुल इज़ कॉल्ड एज फोर्स। मीन्स अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो मूव कराने के लिए जो आप एनर्जी लगाएंगे उस एनर्जी को हम फोर्स का नाम देंगे। जनरली हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक दिस चेयर, अगर इस चेयर को हम लोगों ने यहाँ से मूव कराना है तो इस चेयर को मूव कराने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए जो एनर्जी मैं यूज़ करूँगा इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट विल बी नेम्ड एज फोर्स। उसको हम फोर्स का नाम देंगे। जनरली हम लोग इनको आम लफ्ज़ में, आसान लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, फोर्स इज़ अ पुश or pull to an object. It is a push and pull to an object। उस सूरत में वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। ऑब्जेक्ट चेंज होने का मतलब ये है कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो बाय अप्लाइंग फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, इसकी स्टेट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं।
सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको भी हम बाय अप्लाइंग फोर्स हम उसको ब्रेक लगाकर किसी भी सूरत में हम उसको रेस्ट पर ला सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि बॉडी की पोजीशन को और बॉडी की कंडीशन को चेंज करने में मदद देता है। ठीक है, हम सेकंड वे में ये भी कह सकते हैं इट इज़ सच एन एजेंट, ये कुछ ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ले जाने की ताकत रखता है। तो ये बॉडी की स्टेट को भी चेंज कर सकता है। इसकी सेकंड कैटेगरी कुछ इस तरीके से हो सकती है। इसके बाद अब हम ये स्टडी करेंगे कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले जाने के लिए क्या हम विदाउट फोर्स उसको मोशन में ले जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो विदाउट एनी फोर्स हम उसको कभी भी मूव नहीं करवा सकते। उसको मूव करवाने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी और जो फोर्स हमें लगानी पड़ेगी वो फोर्स कहलाएगी एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? इस एक्सटर्नल फोर्स को स्टडी करने के लिए हम जनरली यूँ बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक प्लेन के ऊपर रख दिया है। लेट्स सपोज दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक प्लेन पर रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। एक तो ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर मौजूद है और सरफेस पे मौजूद होने की वजह से एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट इसमें एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जिसको हम नाम देंगे वेट का। ये इस बॉडी का अपना वेट है जो कि इसको ज़मीन की तरफ खींच रहा है। ये हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर मौजूद हो तो वो उस जगह पर स्टिक रहती है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वेट इसको डाउनवर्ड एक्ट करा रहा है इसके अंदर ग्रेविटी मौजूद है। अभी वेट इसको डाउनवर्ड एक्ट करवा रहा है लेकिन ये बॉडी जो है ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, ये बॉडी ज़मीन के अंदर नहीं जा सकती। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिट टू वेट देयर इज़ अनदर फोर्स जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी पावर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर स्टेबल रखने के लिए मदद दे रही है और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट है वेट के। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में नॉर्मल्स का मतलब होता है 90 डिग्री दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन जो है ये लाइन आपके प्लेन के साथ चूंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो देयरफॉर ड्यू टू इट्स राइट एंगल इट इज़ सेड टू बी अ नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन उन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे की जानिब मूव कर रहा है ना ऊपर की जानिब मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। वी कैन से दैट W इज़ इक्वल टू R इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के हवाले से अगर नीचे इस बॉडी का अगर वेट 20 न्यूटन है तो इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो भी 20 न्यूटन ही का लग रहा है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से आगे की जानिब मूव कराना है तो आगे की जानिब मूव कराने के लिए मुझे यहाँ से कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या फिर अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पीछे की जानिब मूव कराना है तो मुझे यहाँ से कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो फोर्स मैं अप्लाई करूँगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स का नाम देंगे जो कि इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में कामयाब हो जाएगी।
यहाँ पर जो पहले से दो फोर्सेस लग रही थी W एंड R, वो दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट की अपनी इंटरनल फोर्सेस थी और वो इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा पा रही थी, जिसलिए ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मुझे एक थर्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ी। और उस थर्ड फोर्स को जो कि मैंने अप्लाई की है वो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थी, हमने एक्सटर्नली अप्लाई की है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की बेस पर न्यूटन के कुछ लॉज हैं, न्यूटन ने कुछ लॉज प्रोवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन जिसको हम कहेंगे। और मोशन के लॉज में न्यूटन ने हमें ये बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर मौजूद है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से कभी भी मोशन के अंदर नहीं आ सकता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कभी भी अपनी स्टेट को मोशन से तब्दील करके रेस्ट में नहीं आ सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाता है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आता है, दोनों सूरतों में हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी इंटरनल फोर्सेस होंगी वो तो उसके अफेक्ट को आपस में कैंसिल कर देंगी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वही हमें हेल्प करेगी इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो एक्सटर्नल फोर्स एक ऐसी फोर्स होगी जो कि इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने में कामयाब हो जाएगी। तो हम न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनमें से जो पहला लॉ है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। First law of motion. According to the Newton first law of motion, everybody continue its state of rest or of uniform motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ, एक स्पेसिफाइड मोशन के साथ मूव करती चली जा रही है तो वो मूव करती चली जाएगी, कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? आगे कहते हैं until an external force applied on it, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। अगर कोई गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी है तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी, वो कभी भी मूव नहीं करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल पर्सन उसको आकर स्टार्ट करके चला ना ले। सिमिलरली अगर कोई गाड़ी चल रही है विद अ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो गाड़ी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई ना की जाए। तो ब्रेक क्या है? ये भी हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स क्या कर रही है? उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसके बाद न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो बेसिकली बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए आ रही है। वी कैन से दैट कि बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है। तो एक बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हमें उस बॉडी में जितनी इंटरनल फोर्सेस हैं हमें उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल से भी आपको एक बात समझाई कि अगर इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस, एक W और एक R, अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो हमें जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इस फोर्सेस से ज़्यादा होना चाहिए, जिसके बाद ही ये बॉडी अपने आप को मूव कराने के काबिल समझेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो बेसिकली इस बॉडी के अंदर एक जर्क प्रोड्यूस कर रही है, इस बॉडी के अंदर एक चेंज प्रोड्यूस कर रही है। और जो इस बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, इस बॉडी का जो चेंज है, चेंज ड्यू टू फोर्स, तो इस बॉडी का जो चेंज आ रहा है ड्यू टू फोर्स उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। उसको हम लोग इनर्शिया का नाम देते हैं। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली एक बॉडी का चेंज है जो कि उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी स्टेट को तब्दील करने से हासिल होगा। तो हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मीन्स
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी पैदा कर देना कि वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर सके। अगर हम किसी बॉडी में इतनी एबिलिटी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, इतनी फोर्स प्रोवाइड कर दें कि वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने के काबिल हो जाए, तो इट मीन्स हमने उसे इनर्शिया प्रोवाइड किया है और उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्योंकि ये तमाम के तमाम लॉज जो हैं, फोर्स की एक्सप्लेनेशन, मोशन की एक्सप्लेनेशन और ये तमाम के तमाम बेसिक लॉज जो हैं ये क्लासिकल फ़िज़िक्स से रिलेट करते हैं। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स के फादर जो हैं, जिनको हम न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, ये बात हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसलिए ये जो बेसिक लॉज हैं, ये सारे के सारे लॉज जो हैं वो न्यूटन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में न्यूटन ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उस बॉडी को जितनी ज़्यादा फोर्स हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो बॉडी स्पीड के साथ मूव करेगी, यानी कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी कम होगी, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। साइंटिफिक टर्म के अंदर अगर हमने किसी दो वैल्यूज़ को आपस में रिलेट करना हो तो उन दो वैल्यूज़ को रिलेट करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं, और जो प्रोपोर्शनैलिटी हम इस्तेमाल करते हैं वो उन दोनों की नेचर के मुताबिक होती है। अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं और उस चीज़ के बढ़ाने से आपके पास रिज़ल्ट में उसकी ऑपोजिट चीज़, जो दूसरी चीज़ है जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो भी बढ़ जाती है, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इस बात का जहन में रखना है कि डायरेक्टली का मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी। बेसिकली जो मेन वर्ड है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जिस मुनासबत के साथ हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ भी उसी मुनासबत के साथ बढ़ेगी। मीन्स अगर हम एक चीज़ को डबल कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो दूसरी भी चीज़ मल्टीपल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का मतलब है, प्रोपोर्शनल के लिए ये साइन यूज़ किया जाएगा। अब A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का मतलब कि A को बढ़ाने से B भी बढ़ेगा। अब B कितना बढ़ेगा? अगर हमने यहाँ पर एट द स्टेज ऑफ ओरिजिनल हमने यहाँ पर A की वैल्यू 10 रख दी और हमने B की वैल्यू 15 रख दी। अब अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ कि A बढ़कर 10 से 20 हो गया, तो A के अंदर हमने बाय द एडिशन अगर देखेंगे तो 10 डिजिट्स ऐड किए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम इसकी जगह पर 25 लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डबल कर रहे हैं, इसको अगर हम 20 बना रहे हैं, तो हमने इसको भी मल्टीपल ऑफ 2 ही रखना है। 15 का जो मल्टीपल होगा बाय 2 वो हो जाएगा 30। दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर हम इसको 4 टाइम्स कर लेते हैं, यानी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 40। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने A की वैल्यू 10 से बढ़ाकर 40 कर दी तो उस सूरत में B की वैल्यू 15 से बढ़कर 60 हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको कहेंगे प्रोपोर्शनल, यानी कि जिस मुनासबत से A को बढ़ाया जा रहा है उसी मुनासबत से B को भी बढ़ाया जाएगा। अगर ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि एक को बढ़ाने से दूसरे को हमने उसी प्रोपोर्शनल के साथ कम करना है। यानी कि अगर हम इसको डबल कर रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एक एग्जांपल ले लेते हैं।
हम यहाँ पर लिखते हैं ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इन्वर्सली के लिए हम रेसिप्रोकल का साइन इस्तेमाल करेंगे, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ए स्टार्टिंग में 10 था और बी 15 था, जब मैंने ए को बढ़ाया और मैंने ए को 10 से 20 कर दिया, मींस मैंने इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो मैं उसको 2 टाइम्स डिक्रीज़ करूँगा, मींस 7.5 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ, मींस इसको मैं कर देता हूँ 5, मैंने इसको हाफ कर दिया, तो इसको मैं डबल करके 30 कर दूंगा, तो इसको कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी मुनासबत से बढ़ेगी, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दूसरी चीज़ उसी मुनासबत से कम होगी। तो आप यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन का अगर रिलेशन देखेंगे, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ वो बॉडी मूव करेगी, एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सिमिलरली अगर उस बॉडी का मास हम देखेंगे, मास का अगर हम रिलेशन देखते हैं, तो मास में भी यही होगा कि जितना बॉडी का मास कम होगा वो बॉडी उतनी ज़्यादा रफ्तार के साथ मूव करेगी, बॉडी की एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। जितनी हल्की बॉडी होगी, जितना उस बॉडी का वज़न कम होगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोवाइड होगी। और सिमिलरली अगर उस बॉडी में हम एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, मास कम है। और अगर हम मास को बढ़ा रहे हैं, अगर हम बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी का मास को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो बॉडी के भारी होने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मास को बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो रही है, रफ्तार बॉडी की कम हो रही है, और मास को कम करने से बॉडी की रफ्तार बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं दैट दीज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पर इसके बाद हम इन दोनों रिलेशन को आपस में कंबाइन कर लेंगे। अगर हम इस रिलेशन को, रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों रिलेशन को आपस में कंबाइन कर लें, तो कंबाइन करने से हम ये लिख सकते हैं ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक अगर मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई ना कोई कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो कांस्टेंट इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि हम इसको प्रोपोर्शनल से हटाकर इक्वेशन की फॉर्म में ला सकें, और फिर हम इस इक्वेशन को आगे अपने इस्तेमाल में ला सकें, हम इसको यूज़ कर सकें। जो कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उस कांस्टेंट को हम k का नाम देंगे, और उस k की जनरल वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लोगों ने लिखा है, हम इसको k का नाम दे रहे हैं f/m, और इस k की जगह हम इस k की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं 1। तो 1 को अगर हम f/m से मल्टीप्लाई करा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो m यहाँ पर f के साथ डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पर आकर m के a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ma इज़ इक्वल टू f, या फिर हम इसको लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू ma। ये आपके पास न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन we discuss that force is equal to the product of mass and acceleration। अगर हम मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम फोर्स का नाम देंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को आगे मूव करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।